नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की कहानी में आपका स्वागत करता हूं। यह कहानी बिहार के धनबाद की है। एक ऐसे परिवार की जो बेहद ही गरीबी से जूझ रहा था। उस परिवार में 2 बच्चे और उनके माता पिता, कुल 4 लोग होते हैं, जिनमें से जो सबसे छोटी बेटी होती है वह दोस्तों पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा तेज थी और उसका पढ़ाई में मन भी बहुत लगता था। उसने शायद बचपन में ही सपना देख लिया था कि उसको एक आईपीएस अधिकारी बनना था और वह अपने पढ़ाई में लगी रहती है और उसके माता पिता मजदूरी मेहनत करके कहीं से भी पैसा लाएं, लेकिन उसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे और उसको पढ़ाने में पूरी जी जान लगा के रखे थे। उसको अच्छे से पढ़ाई और अच्छे से शिक्षा दिलवाते हैं, जहाँ पे उसका मन होता वहाँ उसका एडमिशन करवा देते। ऐसे ही पढ़ाई चलती रहती है दोस्तों। वह बेहद ही होशियार बच्ची थी और वह आगे चल करके वही लड़की उनकी आईपीएस की तैयारी करती है और एग्ज़ाम भी क्रैक कर लेती है। अब दोस्तों उस लड़की की ट्रेनिंग चालू हो जाती है। ट्रेनिंग होने के बाद वह अपने घर आती है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि बेटा, अब तो तुम्हारी ट्रेनिंग हो गई है, अपना अच्छे से ईमानदारी से ड्यूटी करना और गरीब को न्याय देना और किसी भी गरीब के साथ कभी अत्याचार हो उसको रोकना। तभी वह बोलती है कि पिताजी आप बिल्कुल भी परवाह न करिए, मैं ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगी। और दोस्तों आगे चल करके उसका चयन हो जाता है। उसे बिहार के ही एक ज़िला में पोस्ट किया जाता है। उसके बाद वह वहाँ पे अपना काम करती रहती है, लेकिन उसको उस फील्ड में जाकर के काम करने का मौका नहीं मिल रहा था जैसा वो सोच रही थी। वह करप्शन और भ्रष्टाचार को अपनी आंखों से देखना चाहती थी और उसमें कार्रवाई करना चाहती थी, क्योंकि उससे छिप करके अभी भी वहाँ क्राइम और भ्रष्टाचार हो रहा था। दोस्तों वह लड़की एक दिन अपने घर पे खाना खा रही होती है तो उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र भी 30 साल हो चुकी है, तुम ऐसा करो कि शादी कर लो। लेकिन वह मना कर देती है। वह बोलती है कि पिताजी आप गलत ना समझिए, शादी तो करना ही है, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को थोड़ा अच्छे से देखना और अच्छे से समझना चाहती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा और टाइम दीजिए और मैं मन लगा करके अपनी ड्यूटी में लगी हूँ इस टाइम, और मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ और समाज को अच्छे से समझना चाहती हूँ। उसके बाद मैं जो भी टाइम आपको दे रही हूँ, 1-2 साल का, उसके बाद मैं शादी ज़रूर से कर लूँगी। तभी उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो, अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम समझदार हो, पढ़ी लिखी हो और एक अच्छे पोस्ट पे भी हो। अब हम भला तुमको कैसे समझाएं, तुम अपना अच्छा बुरा खुद जानती हो और समझदार हो। उसके बाद दोस्तों वह महिला एक दिन गाड़ी में जा रही होती है अपने ड्राइवर के साथ में। वो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था उससे महिला अचानक से शहर के बाहर ही बोल देती है कि गाड़ी यहीं पर रोक दो। ड्राइवर बोलता है कि गाड़ी यहाँ पे किस लिए रोकना है। तभी वह लेडी आईपीएस बोलती है कि गाड़ी यहीं पे रोक दो, मेरा ऑर्डर है, मुझसे सवाल जवाब मत करो। और वह गाड़ी वहीं पे खड़ा कर देता है और वह आईपीएस, लेडी आईपीएस जो होती है, वह एक भिखारन का भेष धारण करती है। उसके बाद ड्राइवर को बोलती है कि यह बात किसी को भी मत बताना, बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं किसी भिखारन के भेष पे शहर घूमने के लिए निकली हूँ, और अगर यह बात तुमने लीक की तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। दोस्तों वह ड्राइवर बोलता है कि कोई बात नहीं मैडम जी, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगा, आप जो भी कर रही हैं अच्छा ही कर रही हैं, इसमें किसी से बताना या बोलने की क्या बात है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा, मेरी तरफ से आप बेफिक्र रहिए। उसके बाद वह आईपीएस अधिकारी भिखारन का भेष धर करके शहर में निकल पड़ती है। वहीं नज़दीक एक थाना पड़ रहा था दोस्तों। उस थाने के बाहर चक्कर काटने लगती है वह भिखारन के भेष में। अब वहाँ मौजूद कांस्टेबल और पुलिसकर्मी जो भी थे, वह उस भिखारन को देख के, एक व्यक्ति आता है, एक कांस्टेबल, वो आकर के उसको बोलता है कि यहाँ पे क्या कर रही हो, आगे जाओ, यहाँ भीड़ मत करो, दरवाजे में आप लोग हमारे आते जाते हैं, वो हमको डांट लगाएं। उसके बाद वह महिला बोलती है, वही लेडी आईपीएस बोलती है कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए पैसे मिल जाएंगे, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और वो कांस्टेबल इतना कह करके उसको अंदर चला जाता है और वो वहीं गेट पे खड़ी रहती है। अब दोस्तों थोड़ी देर बाद थाने में एक केस आता है। वह केस में किसी युवती के साथ दुष्कर्म हुआ था
और दुष्कर्म करने वाले का लड़के का जो पिता था वह कोई बड़ा व्यापारी था, पैसा वाला था। उसके बाद थाने में वह भीड़ देखती है, लेडी आईपीएस जो भिखारन के भेष में थी, वह भीड़ को देख करके धीरे धीरे अपना बचते बचाते थाने के अंदर आ जाती है और वह सारा मामला समझने लगती है। वहाँ आकर के पीछे से सब सुन रही थी, देख रही थी क्या हो रहा है। दोस्तों, वह पीड़ित परिवार था जो लड़की का, वह थानेदार साहब से बोलता है कि हमारे बेटी के साथ इनके बेटे ने ऐसा ऐसा, फलाने व्यापारी के बेटे ने ऐसा ऐसा किया है। और पुलिस वाले बोलते हैं ठीक है रुको तुम, अभी व्यापारी साहब भी आने वाले होंगे, वो आ जाएंगे, उसके बाद हम तुम लोगों की सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही ये एफआईआर दर्ज होगी। अभी दूसरे पक्ष के गैर मौजूदगी में यह एफआईआर हम दर्ज नहीं कर सकते, हमें दोनों तरफ का मामला जानना होता है, उसके बाद ही हम एफआईआर दर्ज करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, दूसरे पक्ष वाले आ जाते हैं, वही लड़के के पिता जो एक बड़े व्यापारी थे वो भी आ जाते हैं। दोस्तों, वह आकर के बैठ जाते हैं और थाना प्रभारी से बोलते हैं कि क्या मामला है। थाना प्रभारी सारा मामला बताते हैं और बताते हैं कि आपके बेटे ने इनके कहने के मुताबिक इनकी लड़की के साथ अत्याचार किया है, दुष्कर्म किया है। अब दोस्तों, वह व्यापारी इतना सुन करके बेहद गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे बेटे पे गलत आरोप लगा रहे हो, मेरा बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और ऐसा आरोप लगाना महंगा पड़ सकता है, तुम लोग जेल भी जा सकते हो। तभी दोस्तों, वह लड़की जो पीड़िता लड़की थी, उसका पिता बेहद गरीब था, वह बेचारा रो कर के बताता है कि साहब हम झूठ क्यों बोलेंगे, हम छोटे आदमी आप बड़े आदमी, हम आपसे झूठ बोल के क्या पालेंगे, हमारे साथ जो हुआ है हम वही समस्या आपको सुना रहे हैं और आप हैं कि मान ही नहीं रहे हैं। उसके बाद दोस्तों, वह साइड में जाकर के व्यापारी और वहाँ थाना प्रभारियों को मोटी रकम खिला देता है। उसके बाद सारा थाना उसी के पक्ष में बोल रहा होता है, उस व्यापारी के पक्ष में, जैसे कि पुलिस वालों की भाषा ही बदल गई हो और उनको इतना बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, हम कार्रवाई करेंगे और उसके बाद तुमको बुलाएंगे, तब आ जाना। दोस्तों, उन लोगों को शक होता है, जो पीड़िता के घर वाले होते हैं, बेहद गरीब थे, उन लोगों को शक होता है कि शायद उनकी इस केस में कोई कार्रवाई नहीं होगी और वो समझ चुके थे कि उनको एक मोटी रकम मिल चुकी है, इसलिए वह उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने वाले हैं। दोस्तों, वह एक बार और जो है थाना प्रभारी से हाथ पैर जोड़ करके बोलते हैं कि साहब हमारे साथ न्याय कर दीजिए, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमारे पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम आपको दे सकें, लेकिन हमारे पास हमारी ईमानदारी है और निष्ठा है, जो कि हम एक भी झूठा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारे साथ जितना हुआ है हम आपको उतना ही बता रहे हैं। उसके बाद वह थाना प्रभारी बोलते हैं कि तुम लोग जाओ, तुमको मैंने पहले ही बता दिया कि आगे की कार्रवाई जब होगी तो मैं तुमको थाने बुलाऊंगा, तब आ जाना और तुम्हारे साथ न्याय होगा, परेशान मत हो। लेकिन दोस्तों, वो पीड़िता के घर वाले बोलते हैं कि हमारे साथ न्याय कैसे होगा, आप तो मान ही नहीं रहे हैं और आपने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की हमारी, कैसे कार्रवाई होगी, कैसे मान लें। दोस्तों, वह भिखारिन के भेष में आईपीएस लेडी जो रहती है सारा मैटर सुनती रहती है। और अब दोस्तों, उसके घर वाले वहाँ से जाने लगते हैं, जो पीड़िता के घर वाले थे वह वहाँ से जाने लगते हैं। वह जाकर के उनसे बोलती है कि क्या हुआ, मुझे भी थोड़ा डिटेल में बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ और ये वारदात कब हुई और कैसे हुई। तब दोस्तों, वह लड़की के घर वाले, जो पीड़िता लड़की थी, उसके घर वाले उस भिखारन से बोलते हैं कि तुम यह जान के क्या करोगी, तुम तो खुद ही एक भिखारन हो, तुम क्या कर सकती हो इस केस में। और इतना कह करके वो आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वह, उसको गुस्सा आया तो वह इंग्लिश में शब्द बोलना चालू कर देती है। उसके बाद उसके घर वाले रुकते हैं और बोलते हैं कि आप कौन हैं, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, लेकिन आपका भेष देखकर एक भिखारन, तो आप कौन हैं, हमें थोड़ा बताएंगी। तभी वह बोलती है कि मैं जो भी हूँ तुम्हारे साथ न्याय करवाऊंगी और तुम रुको, अभी नहीं जा सकते। उसके बाद वह उनको रोक करके थाना प्रभारी को बुलवाती है। तभी वहाँ मौजूद कांस्टेबल जो होते हैं वह बोलते हैं कि तुम एक भिखारन, तुमको अभी मैंने मना किया था कि तुम यहाँ गेट से हट जाओ और तुम अंदर ही चली आई।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी मैं लेडी ऑफिसर बुलाता हूँ और तुमको बाहर करवाता हूँ। तभी दोस्तों सटाप की आवाज़ आती है। वही भिखारन के भेष में आईपीएस जो होती है वो सटाप कहकर चुप करा देती है और बोलती है कि अपने एसएचओ को बुलाओ, थाना प्रभारी को बुलाओ, जल्दी से बुलाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तभी दोस्तों वह और बहुत सारी बातें बोलती है, दरअसल अंग्रेजी में। वहाँ मौजूद जो भी कांस्टेबल थे उनकी समझ से परे था। वह सोच रहे थे कि यह तो एक भिखारन है, इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोल रही है। और वह दौड़ते हुए जाते हैं और अंदर से अपने थाना प्रभारी को वहाँ बुलाते हैं। अब थाना प्रभारी वहाँ पर आते हैं। उसके बाद जब थाना प्रभारी का उससे सामना होता है तो दोस्तों वह उनको डांटते हुए बोलती है कि तुम यह कैसा काम कर रहे हो, यह कैसा न्याय है। लोग तुम पे भरोसा कर रहे हैं और तुम होगी किसी बड़े आदमी से पैसा खा करके और गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हो। यह सुनते ही जो एसएचओ होता है थाना प्रभारी, वह थोड़ा सदमे में आता है और वो सोचता है कि यह कौन है। यह तो एक भिखारन के भेष में लग रही है, लेकिन शायद यह कोई और ही है। और दोस्तों वह उससे पूछता है थाना प्रभारी कि तुम हो कौन, ये सब पूछने वाली तुम हो कौन, और तुम कैसे कह सकती हो कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है और मैं गरीबों के साथ अन्याय कर रहा हूँ। तभी दोस्तों वह लेडी आईपीएस अपना भिखारन वाला भेष हटा करके और सामने आती है और बताती है कि मैं यहाँ की आईपीएस अधिकारी हूँ और तुमने जो भी किया यह सारा मैं अपनी आंखों से देख रही थी। तुमने मेरी नज़रों के सामने जो किया है इन गरीबों के साथ, यह बिल्कुल ही माफ़ करने लायक नहीं है। इसकी सज़ा तुमको ज़रूर से मिलेगी। और इतना कहने के बाद वह बेहद गुस्से में किसी को फ़ोन लगाती है। और दोस्तों वहाँ पे अगले ही पल बहुत सारा प्रशासन मौजूद होता है और वह सारी जानकारी देती है प्रशासन को कि इस ऑफिसर ने ऐसा ऐसा काम किया है और इसने जो पैसे लिए हैं थाने में अभी भी अंदर मौजूद हैं। इस बड़ी पार्टी से पैसा ले करके और इन छोटे लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, जो कि दोषी जो पीड़िता है उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और इस बड़े आदमी जो ये व्यापारी है इसके बेटे ने किया है, लेकिन यह पैसा खा करके उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं किया और उससे एफआईआर रजिस्टर मंगाती है। वहीं पे एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और जिस हिसाब से दुर्घटना हुई थी जैसे जैसे सारा कुछ एफआईआर में जुटा करके लिखा जाता है। उसके बाद दोस्तों उसके जो पीड़िता के घर वाले होते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और जो पीड़िता लड़की होती है वह महिला आईपीएस के गले लग जाती है। अब दोस्तों इमोशनल सीन था यहाँ का। उसके बाद जो वहाँ के थाना प्रभारी थे उनको सीधा सस्पेंड कर दिया जाता है। आगे की कार्रवाई होती है और सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद बेहद माफ़ी मांगता है थाना प्रभारी आईपीएस के सामने, लेकिन आईपीएस उसको क्षमा नहीं करती हैं क्योंकि पता नहीं कितनों के साथ उसने ऐसा किया होगा और उसको बोल देती हैं कि तुम्हारी यही सज़ा है, जाओ भुगतो। उसके बाद दोस्तों वह महिला आईपीएस अपना उस दिन की ड्यूटी ख़त्म करके घर आ जाती है और घर आने के बाद आज फिर से उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटी शादी के बारे में सोच विचार लेना, उम्र तुम्हारी भी बढ़ती जा रही है। तभी वह बोलती है कि पिताजी आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिए, मैंने एक लड़का देख रखा है और थोड़ा और जानकारी होने के बाद, अच्छे से जानने के बाद मैं आपको सारा सच बता दूंगी कि कौन है वो लड़का और हम कब शादी करने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों यह एक इमोशनल कहानी थी और एक सच्ची कहानी थी, बिहार के धनबाद की थी। ऐसी ऐसी कहानी सुनने के बाद दोस्तों यही लगता है कि न्याय अभी भी जिंदा है और बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जिनके अंदर इंसानियत आज भी जिंदा है। बहुत ही जिंदा दिली कहानी थी और दिल को छू लेने वाली कहानी थी। दोस्तों ऐसी ही कहानी आपके लिए और भी लाते रहेंगे। चैनल पे हमारे बने रहिए और हमको सपोर्ट करिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में हमें ज़रूर से बताएं कि किस तरह का आपको वीडियो चाहिए। हम आपके लिए उसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।